हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर सीड टेक्नोलॉजी पे वीडियो बनाइए। तो आज का ये जो सेशन होने वाला है वो सीड टेक्नोलॉजी पे होने वाला है। इसमें हम लोग सीड साइंस और सीड टेक्नोलॉजी में डिफरेंस को समझेंगे, सीड टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में समझेंगे, सीड टेक्नोलॉजी के जो गोल हैं उनको समझेंगे, और जो सीड टेक्नोलॉजी का डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर जो डिसिप्लिन है उनसे जो रिलेशनशिप है उसको समझेंगे। वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीएचडी की है या फिर एमएससी की है या फिर वेल ट्रेंड प्रोफेशनल हैं सी टेक्नोलॉजी से, उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, वो किन किन सेक्टर्स में जो है अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीड साइंस क्या होता है। ठीक है, सीड साइंस क्या होता है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीड साइंस क्या है। देखिए, सीड साइंस जो है ये एक प्रकार की ऐसी डिसिप्लिन है, ऐसी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग सीड के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात करते हैं। सीड के स्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। किस तरीके से जो ओव्यूल है उसमें एग सेल का फर्टिलाइजेशन होता है और उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से सीड का फॉर्मेशन होता है, इन सारी चीजों की स्टडी हम लोग सीड साइंस के अंतर्गत करते हैं। तो सीड साइंस इज ए डिसिप्लिन इट इज ए डिसिप्लिन that 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 deals with structure and development development of seeds by the fertilization fertilization of egg cells on the egg cell on the maternal प्लांट। ठीक है, तो सीड साइंस के अंतर्गत हम सीड के स्ट्रक्चर और इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल ऑन द मैटरनल प्लांट। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो सीड साइंस एक ऐसी शाखा है साइंस की, उसमें हम सीड के स्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अभी देखिए हम लोग जानेंगे कि सीड टेक्नोलॉजी क्या है। सीड टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, सीड टेक्नोलॉजी क्या है। सीड टेक्नोलॉजी, तो भाई सीड टेक्नोलॉजी क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इसमें लगा है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए या फिर किसी चीज के मेंटेनेंस के लिए। तो जब जहां पर फिजिकल टच होता है वहां पर टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो सीड टेक्नोलॉजी जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी जो है अप्रोच है, एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, जिसमें कि हम वैरायटी के डेवलपमेंट, वैरायटी के इवेल्युएशन, वैरायटी के रिलीज, सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग, सीड स्टोरेज एंड सीड सर्टिफिकेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए सीड टेक्नोलॉजी जो है इट इज ए interdisciplinary science which deals with methods of maintaining physical and genetical properties of the seeds। प्रॉपर्टीज कहें या फिर प्योरिटी कहें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये एक ऐसी डिसिप्लिन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें कि हम सीड की फिजिकल और जेनेटिकल प्योरिटी को मेंटेन करने के डिफरेंट मेथड्स को समझते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, तो
तो अब इसमें क्या क्या आएगा भाई, इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट, इवेल्युएशन एंड रिलीज ऑफ varieties, seed production, processing, storage and certification of the variety। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंतर्गत हम जो है वैरायटी का डेवलपमेंट, वैरायटी का इवेल्युएशन, वैरायटी का रिलीज और सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड सर्टिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल टच होता है। जब हम सीड प्रोड्यूस करेंगे तो फिजिकल टच रहेगा, जब हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे तो फिजिकल टच रहेगा, स्टोर करेंगे फिजिकल टच रहेगा, सर्टिफिकेशन में जाएंगे, फील्ड को विजिट करेंगे, फील्ड इंस्पेक्शन करेंगे, फिजिकल टच रहेगा। तो जहां पे टेक्नोलॉजी है, सीड टेक्नोलॉजी है, वहां पे फिजिकल टच की बात होती है। इसमें हम किसी चीज को करने में लगते हैं, जबकि सीड साइंस क्या है, सीड साइंस में हम सीड के स्ट्रक्चर, उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हमको लगता है कि आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा सीड साइंस और टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं भाई रिलेशनशिप ऑफ सीड टेक्नोलॉजी टू दी अदर एग्रीकल्चरल डिसिप्लिन। ठीक है, अदर एग्रीकल्चर डिसिप्लिन से सीड टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जीपीबी से क्या रिलेशनशिप है भाई। देखिए जो भी इंप्रूव्ड वैरायटी डेवलप होती है उसमें ब्रीडर का एक अहम रोल होता है। डिजीज रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट जो वैरायटी डेवलप होती है, जो इंप्रूव्ड सीड बनता है, उसमें एक ब्रीडर की अहम भूमिका होती है। और ब्रीडर जो होता है वो जेनेटिकल एंड प्लांट ब्रीडिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको अप्लाई करता है डिफरेंट वैरायटी के डेवलपमेंट के लिए। तो सीड टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है एक प्रकार से जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, दूसरा है भाई एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी से किस तरीके से सीड टेक्नोलॉजी संबंधित है। देखिए जब हम सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है वैरायटी का, या फिर जो हम लाइंस लगा रहे हैं, जो जीनोटाइप्स लगा रहे हैं, उनकी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस, किस तरीके से हम मैनेज करें, किस तरीके से हम जो है उसको फर्टिलाइजर दें, किस तरीके से हम बीड का मैनेजमेंट करें। तो वहां पे क्या आता है इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले आ जाता है एग्रोनॉमी। जब हम सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सीड प्रोडक्शन में डायरेक्टली जो है कोरिलेटेड है कौन भाई, एग्रोनॉमी। अगर एग्रोनॉमी आपको सही से नहीं आती है तो आप क्वालिटी सीड का कैसे प्रोडक्शन करेंगे, आप टाइम पे इरिगेशन, टाइम पे फर्टिलाइजेशन, इन सारी चीजों को कैसे करेंगे। ठीक है, तो एग्रोनॉमी जो है डायरेक्टली रिलेटेड है सीड टेक्नोलॉजी से, एग्रोनॉमी आपको आनी चाहिए। तो ये रिलेशनशिप हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर पे भाई हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में हम जानते हैं भाई, आप फ्रूट्स और जो मसाले वाले हैं, स्पाइसेस वगैरह हो गई, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इनके सबके जो सीड्स अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का जो मैनेजमेंट है वो भी पता होना चाहिए। तो हॉर्टिकल्चर से भी डायरेक्टली रिलेटेड है कौन, सीड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है भाई, देखिए फोर्थ नंबर पे पैथोलॉजी। अब देखिए भाई, अगर आपको सीड प्रोडक्शन करना है और उसमें डिजीज लग जा रही है फसल में, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हमको कौन बताता है, पैथोलॉजी। तो क्वालिटी सीड अगर प्रोड्यूस करना है तो पैथोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। स्टोरेज में भी जो है डिजीज लग जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है सीड्स में, तो पैथोलॉजी की जानकारी जो है हमको जरूरी है। इसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर पे इंटोमोलॉजी।
अब देखिए भाई, जैसा कि पैथोलॉजी फील्ड में भी काम आती है और स्टोरेज में भी काम आती है, उसी तरीके से इंटोमोलॉजी फील्ड पे भी काम करेगी और स्टोर में भी काम करेगी। भाई फील्ड पे भी इंसेक्ट लगते हैं, क्रॉप में इंसेक्ट लगते हैं, और जब हम स्टोर करते हैं तब भी इंसेक्ट लगते हैं। तो किस तरीके से कौन कौन से मेजर हैं जिनको हम अपना करके अपनी क्रॉप को इंसेक्ट से बचा सकते हैं, या फिर हम जो स्टोर्ड ग्रेन है, स्टोर्ड सीड है, उनको इंसेक्ट से बचा सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए हमको एंटोमोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से सीड टेक्नोलॉजी एंटोमोलॉजी से भी रिलेटेड है। इसके बाद देखिए आता है 6 नंबर पे भाई इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? ये हमको बताता है कि किस तरीके से हम क्वालिटी जो सीड है हमारा उसकी मार्केटिंग करें, मार्केटिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं, किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों की जानकारी हमको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से जो सीड टेक्नोलॉजी है या फिर सीड का जो प्रोडक्शन है उसके लिए एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की जानकारी भी होना जरूरी है। इसके बाद आता है देखिए 7वें नंबर पर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। आप कहेंगे आप भाई ये इंजीनियरिंग की कौन जरूरत पड़ गई भाई, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कौन जरूरत पड़ गई जो है सीड टेक्नोलॉजी में? तो बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप मॉडर्न इरा की बात करते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन है, मशीनीकरण है, यांत्रिकरण है। तो हम जो है अब जो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मशीन को यूज करके कर रहे हैं। सीड ड्रिल है, फर्टी सीड ड्रिल है, या फिर प्लांटर है, ठीक है। तो बहुत सारे जो है कंबाइंस हैं, हार्वेस्टर हैं, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, ये सब यूज हो रहे हैं। तो ये सब किसका पार्ट है भाई? इंजीनियरिंग का। सीड के ड्राइंग में, उसके सुखाने में, सीड के मॉइस्चर को रिड्यूस करने में, सीड को प्रॉपर कंजर्व करने में, सीड की प्रोसेसिंग में, सीड के स्टोरेज में, सभी में क्या लगेगा? मशीनरी लगेगा। तो फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तो बात आएगी ही आएगी। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाता है भाई सीड के क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सीड टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली रिलेटेड है कौन भाई? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसके बाद देखिए आता है भाई 8 नंबर पे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। अब देखिए भाई एक्सटेंशन का क्या रोल है? अगर सही समय पे एक्सटेंशन ना हो, भाई ब्रीडर ने एक अच्छी वैरायटी, खूब अच्छी वैरायटी डेवलप कर दी जो कि मार्केट में पहुंचनी चाहिए, लेकिन उसको कोई जान ही नहीं रहा है। जो एक्सटेंशन है वो बहुत ढीला है, जो एक्सटेंशन वर्क है वो बहुत ढीला है, और फार्मर्स को उसकी जानकारी हुई ही नहीं। जब फार्मर्स को उसकी जानकारी हुई ही नहीं तो वो कहाँ से परचेज करेगा, कहाँ से डिमांड्स बढ़ेगी? तो सबसे पहले भाई जो फार्मर्स की कम्युनिटीज है वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचे तो उसका एक्सटेंशन तो हो, उसका प्रचार प्रसार तो हो। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी एग्रीकल्चरल साइंस की जो ब्रांचेज हैं, ये तो हमने यहाँ पे मेन को फोकस किया हुआ है, और भी जो ब्रांचेज हैं उनसे भी जो है सीड टेक्नोलॉजी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है रिलेशनशिप को समझा। अभी हम लोग जानते हैं सीड टेक्नोलॉजी के क्या रोल है। रोल क्या है भाई सीड टेक्नोलॉजी के, इनको हम लोग समझते हैं भाई, इनको हम लोग समझते हैं। तो अभी हम लोगों को समझना है भाई रोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है। रोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, रोल क्या है भाई? देखिए जो भी इम्प्रूव्ड सीड होता है, जो भी इम्प्रूव्ड सीड होता है, जिसको हम बोलते हैं भाई ये अच्छे से जो है बनाया गया है, प्योरिटी के साथ इसको प्रोड्यूस किया गया है, हाई क्वालिटी का सीड है, इम्प्रूव्ड सीड है, एक अच्छी वैरायटी, मल्टीपल रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की गई है, उसका जो सीड है वो इम्प्रूव्ड सीड है, जिसमें जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी सारी चीजें हैं, वो इम्प्रूव्ड सीड है। तो इम्प्रूव्ड सीड जो होता है वो कैरियर होता है, किसका भाई कैरियर होता है? वो कैरियर होता है कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर इम्प्रूव्ड सीड अच्छा है, मतलब इम्प्रूव्ड सीड है, तो जाहिर सी बात है वो जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका रिस्पॉन्स करेगा।
अगर सीड अच्छा नहीं है तो फिर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है ये नई टेक्नोलॉजी खुद है आपस में, अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि अगर हम ओल्ड इक्विपमेंट भी यूज करते हैं, ओल्ड आउटपुट भी देते हैं और सीड अच्छा है तो वो अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर हम अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट यूज करते हैं, अच्छे से अच्छी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, लेकिन अगर सीड खराब है तो फिर वो समझिए रिस्पॉन्स नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो न्यू टेक्नोलॉजी का खुद ये कैरियर है कौन? इम्प्रूव्ड सीड। ठीक है, तो एक तो भाई रोल ये हो गया कि ये एक प्रकार से नई टेक्नोलॉजी को खुद देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या है भाई? इम्प्रूव्ड सीड जो है, इम्प्रूव्ड सीड जो है, इम्प्रूव्ड सीड जो है, ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? सिक्योर्ड फूड सप्लाई का जो है एक सिक्योर्ड फूड सप्लाई, सिक्योर्ड फूड सप्लाई, इसका क्या है भाई? एक बेसिक टूल है, बेसिक टूल है। तो ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, इसको फूड मुहैया कराने में भी सीड टेक्नोलॉजी का एक अहम रोल है, एक अहम भूमिका है। नई टेक्नोलॉजी के लिए अहम भूमिका है और फूड सप्लाई के लिए अहम भूमिका है। तो जो इम्प्रूव सीड होता है, ये जब अच्छा सीड होता है तो अच्छा प्रोडक्शन होता है, अच्छा प्रोडक्शन होता है तो जो भी ग्रोविंग पॉपुलेशन है उसको फूड मुहैया हो पाता है। तो लोगों को फूड मुहैया कराने के लिए, फूड सप्लाई कराने के लिए सीड टेक्नोलॉजी का अहम रोल है, अहम भूमिका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, जो इम्प्रूव सीड है ना, जो इम्प्रूव्ड सीड है, जो इम्प्रूव्ड सीड है, ये क्या है भाई? ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल means to secure crop yield। ठीक है, तो सिक्योर्ड क्रॉप यील्ड, जो भी क्रॉप है, अगर हम अच्छा सीड यूज कर रहे हैं, इम्प्रूव सीड यूज कर रहे हैं तो क्रॉप की यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर हम घटिया किस्म का सीड यूज कर रहे हैं तो क्रॉप की यील्ड जो होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। भले आप जितना फर्टिलाइजर डालें, वीड मैनेजमेंट कर ले, इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस अच्छी अच्छी कर ले, बुआई सही समय पे कर ले, सभी चीजें सही पे कर ले, लेकिन अगर सीड घटिया किस्म का है तो फिर उससे जो प्रोडक्शन है वो सही नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर क्रॉप जो सीड हम यूज कर रहे हैं वो इम्प्रूव्ड सीड है तो प्रोडक्शन जो है अच्छा होगा, अच्छा होगा और अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इम्प्रूव्ड सीड जो है, जो इम्प्रूव्ड सीड है, जो इम्प्रूव्ड सीड है भाई, ये इम्प्रूव्ड सीड जो है, ये डिजास्टर अगर कोई आ जाती है, अगर कोई आपदा आ जाती है हमारे देश में, हमारी कंट्री में या फिर पूरी दुनिया में, तो ये रैपिड रिहैबिलिटेशन का काम करता है, रैपिड रिहैबिलिटेशन का करता है काम, रैपिड रिहैबिलिटेशन, रैपिड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, रैपिड रिहैबिलिटेशन का काम करता है। ये जो है तुरंत जो है क्या करता है, उसको पुनर्वास, मतलब ये पुनः जो है उस चीज को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। भाई सब चीज नष्ट हो गया, सब चीज खत्म हो गया, आपदा आई, सब चीज खत्म हो गया, तो जो एग्रीकल्चर है उसमें अगर इम्प्रूव्ड सीड हमने यूज किया है तो फिर से सारी चीजें मेंटेन हो जाएगी और इकोनॉमी जो है वो सही समय पे, सही रास्ते पे आ जाएगी। जैसे कि कोविड टाइम पे एग्रीकल्चर ने सबसे अधिक सपोर्ट किया। और क्यों? क्योंकि जो सीड था वो अच्छा था। अगर सीड खराब होता तो फिर क्या होता भाई, जो प्रोडक्शन है वो नीचे चला जाता और इकोनॉमी जो है वो भी नीचे चली जाती। तो इसलिए इम्प्रूव्ड सीड जो है वो रैपिड रिहैबिलिटेशन का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सीड टेक्नोलॉजी है इसका बहुत ही अहम रोल है, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी में हो, या फिर फूड सप्लाई में हो, या फिर क्रॉप की यील्ड में हो। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे गोल, सीड टेक्नोलॉजी के क्या गोल हैं, सीड टेक्नोलॉजी के क्या गोल हैं भाई, क्या गोल हैं। ठीक है, देखिए जब हमारा कोई एक टारगेट होता है तो उसको पूरा करने के लिए हमें गोल फिक्स करने होते हैं। अगर हमारा कोई टारगेट है, अगर हमारा कोई टारगेट है तो इसको अचीव करने के लिए हमको गोल फिक्स करने होते हैं। भाई हमको जो है गोल्स फिक्स करने होते हैं।
तो एक टारगेट है, जैसे कि हमारा भाई एक टारगेट है कि हमको जो है प्रोडक्शन जो है, जो इस समय 315 मिलियन टन के करीब करीब है, जो 315 मिलियन टन के करीब करीब है, जो एनुअल प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का अपने इंडिया का, उसको अगर हम कहें हमको 500 मिलियन टन बनाना है, तो हमको जो है कुछ गोल फिक्स करने होंगे। कौन कौन से गोल फिक्स करने होंगे भाई? देखिए, सबसे पहला गोल हमको फिक्स करना होगा रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। भाई मल्टीप्लिकेशन तेजी से होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, तभी तो फार्मर्स को सीड जो है वो मुहैया हो पाएगा, तभी तो वो प्रोडक्शन कर पाएगा, अदरवाइज वो कैसे प्रोडक्शन करेगा? तो जो भी वैरायटी डेवलप हुई है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, सीड का मल्टीप्लिकेशन है, वो फास्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या भाई, हमारा गोल क्या है भाई? टाइमली सप्लाई, टाइमली सप्लाई। तो जो भी सीड है, जो भी सीड है वो फार्मर्स को टाइमली सप्लाई हो जाए, उस तक टाइम से जो है पहुंच जाए, तभी तो वो क्रॉप को लगा पाएगा। अगर लेट हो गया तो भाई कहाँ से वो लगा पाएगा? और अगर देर से लगाता है तो आप अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, आप अगर एग्रीकल्चर की जानकार हैं, तो आप जानते हैं लेट से बुआई करने में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं और बहुत से इंसेक्ट का जो है इन्फेस्टेशन होता है। ठीक है, तो टाइमली सप्लाई जरूरी है भाई, टाइमली सप्लाई जरूरी है। फिर इसके बाद दूसरी चीज जो जरूरी है, नेक्स्ट चीज जो जरूरी है भाई, एश्योर्ड हाई क्वालिटी, एश्योर्ड हाई क्वालिटी। अब ये नहीं कि भाई टाइमली सप्लाई कर दो, रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर दो और क्वालिटी डाउन कर दो, तो फिर कहां से प्रोडक्शन सही होगा? अगर प्रोडक्शन हाई लेना है, प्रोडक्शन अच्छा लेना है, तो एश्योर्ड हाई क्वालिटी भी सीड की होनी चाहिए। अगर सीड अच्छा ही नहीं है तो प्रोडक्शन कहां से हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज ये है कि हाई क्वालिटी का सीड प्रोडक्शन करना गोल है किसका? सीड टेक्नोलॉजी का। हाई क्वालिटी का सीड प्रोडक्शन करना, टाइमली सप्लाई करना, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना, ये सभी गोल है किसके? सीड टेक्नोलॉजी। ये सभी गोल किसके हैं? सीड टेक्नोलॉजी के। और भाई नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल, 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 रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस। फार्मर्स को अगर आप 2000 रुपए किलो दे रहे हैं मक्के का सीड, तो वो कहाँ से खरीदेगा? और अगर खरीदेगा भी तो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा हो जाएगा और उसको मिलेगा क्या? तो वो क्यों प्रोड्यूस करेगा? तो भाई सबसे जरूरी चीज ये भी है कि जो किसान है वो जो है उस सीड को परचेज कर सके, एफोर्डेबल प्राइस हो, रीजनेबल प्राइस हो, ताकि जो किसान है वो उस सीड को परचेज कर सके। तो ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करें, ऐसा सिस्टम विकसित करें जिससे जो कास्ट ऑफ सीड प्रोडक्शन है, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन है, वो कम रहे, ताकि हम कम पैसे पे सीड मुहैया करा सकें किसानों को, फार्मर्स को, ताकि जो हमारा टारगेट है कि हमको 500 मिलियन टन प्रोडक्शन लेना है एनुअल फूड ग्रेन का, वो जो है टारगेट फुलफिल हो सके। तो ये सभी क्या है भाई? ये सभी गोल हैं। और ये सभी गोल किसके लिए हैं? एक टारगेट को अचीव करने के लिए। ये सभी गोल हैं भाई किसके? सीड टेक्नोलॉजी के। अभी आपको गोल समझ में आ गए, रोल समझ में आ गए। अभी हम लोग जो है भाई, अभी हम लोग समझेंगे क्या कि भाई सीड टेक्नोलॉजी का, सीड साइंस का अपने देश में, अपने कंट्री में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है सीड टेक्नोलॉजी की अपने इंडिया में। तो जैसा कि आप जानते हैं भाई, इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया हमारा देश, हमारा भारत देश बहुत ही महान देश है। क्यों महान है? ये समझिए, ये एक बहुत ही प्यारी बगिया है। जो भारत देश है ये बहुत ही प्यारी बगिया है, जिसमें आपको कहीं पे ठंडी मिल जाएगी, कहीं पे गर्मी मिल जाएगी, कहीं पे नम मिलेगा, कहीं पे सूखा मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का टेस्ट आपको, स्वाद आपको मिलेगा। बहुत तरीके के मौसम मिल जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे और आपको अलग अलग तरीके का एहसास यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बहुत ही सुंदर उपवन है अपना भारत देश। तो इस तरीके से जो जियोलॉजिकल वेरिएशन है, जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बहुत सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में,
अलग अलग तरीके के जो है जोन है। तो डाइवर्सिटी कौन इसके पास क्या है भाई, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी है किसके लिए, एग्रो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए भाई, क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के लिए क्या है भाई, बहुत डाइवर्सिटी है। इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। जब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है तो मोर टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स कैन बी कल्टीवेटेड, मोर टाइप्स ऑफ द क्रॉप कैन बी कल्टीवेटेड। तो बहुत तरीके की क्रॉप जो है यहाँ पे ग्रो हो सकती है अलग अलग सीजन में, और उनको सबको एक ऑप्टिमल इन्वायरमेंट मिल सकता है। भाई जिस सीजन के लिए, जिस इन्वायरमेंट्स के लिए जो भी क्रॉप है उसको आप वहां पे लगाइए ना, लगाइए, क्या प्रॉब्लम है। बहुत तरीके की इन्वायरमेंटल कंडीशन है, तो पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में उस फसल को लगाइए आप, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी क्रॉप यहाँ पे लग सकती हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे केवल 1 2 3 4 क्रॉप ही लगती हैं। यहाँ पे तो आप मैनी ऑफ द क्रॉप्स लगाइए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक तो यह है कि बहुत सारी क्रॉप्स लग सकती है, तो सीड टेक्नोलॉजी का फ्यूचर हुआ ना भाई, सीड टेक्नोलॉजी का फ्यूचर हुआ। दूसरा क्या है कि बहुत सारी क्रॉप्स तो लग सकती हैं, साथ में सिंगल ईयर में एक ही साल में आप बहुत सारी क्रॉप को लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि आप एक लोकेशन पे इस साल मटर लगाए हैं, ठंडियों में मटर लगती है भाई, तो यहाँ पे हमने लगा दिया ठंडियों में मटर। इसके बाद जहाँ पे ठंडी चल रही है नेक्स्ट सीजन में फटाक से वहां पे हमने उसको भेज दिया। तो इस तरीके से एक ही साल में हम मैनी ऑफ दी क्रॉप्स और मैनी ऑफ दी जो है उसका जो है हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कई बार उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज करके। तो बहुत ज्यादा जो है विविधता है और इसका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा भूमिका है। तो इस तरीके से सीड टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सीड टेक्नोलॉजी के लिए अपार संभावनाएं हैं, अपार जो है क्या नाम है अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो इस तरीके से सीड टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटी हमने समझा। अभी देखिए भाई जो भी बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने एमएससी किया है, पीएचडी किया है एग्रीकल्चर से, मतलब सीड टेक्नोलॉजी से, या फिर जो वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल हैं, वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं भाई, सीड टेक्नोलॉजी में वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है भाई, मैनेजमेंट ऑफ सीड इंडस्ट्रीज, तो सीड इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में रोल निभा सकते हैं आप, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट सीड कंपनी हो, या फिर सेमी गवर्नमेंट हो भाई, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो या फिर चाहे प्राइवेट हो। तो प्राइवेट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, सेमी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, इन कंपनी में आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप सक्षम हैं तो अपनी कंपनी खुद खोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो अपॉर्चुनिटी ये हो गई भाई। इसके बाद देखिए भाई सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। सीड टेस्टिंग जो लेबोरेटरी है वहां पे आप जा सकते हैं, वहां पे वैकेंसी निकलती है और वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या भाई, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज। सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज में वैकेंसी निकलती है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज में। फिर इसके बाद सीड लॉ इन्फोर्समेंट सीड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, यहाँ पर भी भाई वैकेंसी निकलती है, तो यहाँ पर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है।
सीड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और मैनेजमेंट ऑफ सीड इंडस्ट्रीज, मतलब चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, तो सीड कंपनीज में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट देखिए भाई, ट्रेनिंग और एक्सटेंशन सेंटर्स हैं भाई, ट्रेनिंग और एक्सटेंशन सेंटर्स हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग या फिर एक्सटेंशन सेंटर्स हैं जो कि सीड ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। एक्सटेंशन से जुड़े हुए जो है संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, सेंटर्स हैं, जहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे कंसल्टेंसी ग्रुप हैं, अगर आप वेल ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं तो आप बहुत सारी कंसल्टेंसी ज्वाइन कर सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी है, बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं जो कि फार्मर्स को एक गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से आपको क्रॉप का प्रोडक्शन करना है। तो उनका एक टारगेट होता है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हमको जो है प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग सेंटर हैं, बहुत सारे एक्सटेंशन सेंटर हैं जहाँ पे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद देखिए रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे सीड साइंस पे, सीड टेक्नोलॉजी पे रिसर्च होता है, सीड पे रिसर्च होता है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास मैनी ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप अच्छा नॉलेज रखते हैं सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।